नमस्कार, इंडियन न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरे देश में जो चर्चा चल रही है, वो है हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की। जम्मू-कश्मीर में तो आज से कैंपेन शुरू हुआ है, लेकिन हरियाणा में बहुत ज़ोर-शोर से चर्चा चल रही है क्योंकि बीजेपी अपना टिकट बाँट चुकी है पहली लिस्ट 67 उम्मीदवारों को। कांग्रेस की भी पहली सूची 31 लोगों की आ गई है, इस पर चर्चा है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, क्या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है और कौन-कौन सी पार्टियां और हैं जो वहां अपने हिसाब से लगी हुई हैं। हमारे साथ देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी, जो सत्य हिंदी में आप उन्हें देखते हैं और उनके फैन हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत शीतल जी हमारे मंच पर, पहली बार आप आए हैं। आपने हरियाणा की यात्राएँ भी की हैं, हरियाणा को बहुत नज़दीक से पिछले दिनों में आपने देखा। सबसे पहला सवाल ये है कि बल्कि 2 सवाल से मैं शुरू करूँगा कि एक तो बीजेपी ने जैसे ही अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद पार्टी के अंदर बावेला मच गया, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। लोग जो नेता उनके थे, वो नाराज़ से हो गए पार्टी से। ऐसी ही स्थिति कमज़ोर मानी जा रही थी। इस लिस्ट के बाद क्या बीजेपी की स्थिति और कमज़ोर हुई है? एक सवाल तो ये और दूसरा कि जो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की गठबंधन की बात चल रही है, वो अभी भी चल रही है। अब तो बहुत हाई टाइम हो गया है क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन के लिए। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो क्या मान लें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ेगी? ये 2 सवाल हैं। जी, देखिए हरियाणा में इसलिए भी कि वो दिल्ली से सटा हुआ भी है, किसान आंदोलन का बहुत वहाँ असर रहा। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ 2 बार से लगातार सरकार थी और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी 10 की चुनाव में जीती थी। इस चुनाव में उसको आधी सीटें गँवानी पड़ी। ये सब चीज़ें मिल-जुल के हरियाणा के चुनाव को उन्होंने एक महत्व दे दिया है। पहले जो चुनाव पिछले 15 सालों होते रहे, उसमें महाराष्ट्र के साथ हरियाणा का चुनाव होता था। इस बार चुनाव हरियाणा का चुनाव पहले हो रहा है और महाराष्ट्र का चुनाव जो है बाद में होगा। बहुत बाद नहीं, इसके तुरंत बाद ही होगा। इससे और ये पता लगा कि जो केंद्रीय हमारी सरकार है, वो और जो पार्टी है उनकी भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए हरियाणा का चुनाव किस लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक 60 से ज्यादा लोगों की एक लिस्ट आई है और कांग्रेस की 31 लोगों की लिस्ट आई है। ये चर्चा भी चल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शायद अलायंस में जाए। राहुल गांधी के एक बयान से ये बात बढ़ी थी। ये अब दोनों ओर से कंफर्म है कि कुछ बातचीत दोनों में चल रही है, लेकिन बीच-बीच में खबर आ जाती है कि वो उसमें कोई नई प्रगति नहीं हो रही है या फिर कोई कहता है कि नहीं बात अभी चल रही है। अब हरियाणा की जो स्थिति है, उसमें जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 46 सीट पर इंडिया गठबंधन 90 में से 90 सीटें हैं वहां। इंडिया गठबंधन विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार आगे रहा। ये जो 44 सीटें हैं उस पर बीजेपी रही। इन 46 सीटों में 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें आम आदमी पार्टी था, जो चूंकि एक सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलायंस में दी थी, तो वहां पे जिन 4 सीटों पे वो आगे रही, वो एक साझा ताकत थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। तो लेकिन रिजल्ट के तौर पर 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही, तो सॉरी आम आदमी पार्टी। तो इस तरह से 46 सीटों पर वो आगे है। दूसरी जो परसेंटेज ऑफ वोट है, उसमें भी करीब 1.5% का फासला हो गया है। 1.5% का इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो गया है। जबकि पिछले 3 चुनाव जो हरियाणा में हुए, लोकसभा, विधानसभा और फिर लोकसभा, इन तीनों चुनावों में, पहले 2 चुनावों में तो बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग थी। 58% के आसपास 19 में उनके पास लोकसभा में वोट था। हालांकि विधानसभा में वो पूरी तरह से घटा था, 37-38% रह गया था। और कांग्रेस की स्थिति 28-29% वोट की थी। तो कांग्रेस की ताकत एकाएक बहुत बढ़ी है वहां 19 के बाद के चुनावों में, विधानसभा में भी और फिर ये 24 के लोकसभा में उसकी परीक्षा होना है। तो कांग्रेस की एक ग्रोथ स्टोरी है और भारतीय जनता पार्टी की एक आप कह सकते हैं कि उनका डाउनफॉल नजर आ रहा है। ऐसे में ये चुनाव हो रहा है। वहां की सबसे प्रमुख जाति जो है, अगर हम सामाजिक वर्गीकरण भी देखें हरियाणा का, तो वहां की जो सबसे प्रमुख जाति है वो जाट है।
किसानी करने वाली जाति है, सक्षम है भूमि की, और किसान आंदोलन में वो बहुत सक्रिय रही। उसकी करीब 22% आबादी। इसके बाद 21% आबादी दलितों की। इन दोनों में जाट समाज में तो खासकर और दलित समाज में भी इस बार हमने लोकसभा में कांग्रेस की ओर एक झुकाव देखा। विधानसभा के चुनाव में बताया जा रहा है कि वो झुकाव कम से कम जाट समाज में तो और घनत्व उसने पाया है। इसके जो लीडर का नाम सामने आ रहा है वो हुड्डा परिवार है, हुड्डा साहब जाट। तो जाट समुदाय में बहुत घनत्व मिल रहा है कांग्रेस को। दूसरी ओर चूंकि बीजेपी के उम्मीदवार सैनी साहब ओबीसी से आते हैं, मतलब मुख्यमंत्री जो है, और उसके पहले जो खट्टर साहब थे वो पंजाबी समाज से आते थे, इसलिए भी जाट समुदाय में वो घनत्व बढ़ा। दलित समाज में जो शंकाएं लोकसभा के चुनाव में पैदा हुई थी, अभी उनमें से किसी का निवारण नहीं हुआ है। वो है संविधान और आरक्षण को लेकर इस सरकार से उनकी शंकाएं। वैचारिक रूप से भी जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है उसका और बीजेपी का आमना सामना है। वो आरएसएस और उसकी नीतियों का विरोधी रहा है। तो इसलिए इसके बावजूद कि वहां के दो स्थानीय ग्रुप्स जो एक और राजनीतिक परिवार और एक राजनीतिक पार्टी से निकले हैं, जो एक समय हरियाणा में बहुत प्रभावशाली थी, यानी चौटाला परिवार, उसके जो दोनों ग्रुप्स हैं जिनके पास पिछले चुनाव में करीब दोनों का मिला के 16-17% वोट था, उसमें भी इस बार काफी उनको डेंट पड़ रहा है। क्योंकि जेजेपी नाम की जो पार्टी, जिसको जाट समुदाय के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिल गया था पिछले चुनाव में और 10 विधानसभा सीटें मिल गई थी, लोकसभा में वो पूरी तरह से डेसिमेट हो गई। और इस विधानसभा में अब उनके लिए एक दो सीट जीतना बहुत कठिन है काम। अगर वो जीतते हैं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि धारा एक तरफ को बह गई। दूसरी ओर माइनॉरिटी जैसे है वह छोटी ही है, 7% है, लेकिन उसका तो झुकाव कांग्रेस की ओर रहता है। जैसी राजनीति चल रही है बीजेपी और आरएसएस वगैरह की, उसमें उनका झुकाव कांग्रेस की ओर और होना स्वाभाविक। तो ये तीन समुदाय तो इस तरह से हम सामने देखते हैं। इसके बाद वहां एक जट सिख या सिख समुदाय भी है जो 5-6% आता है। किसान आंदोलन का उसमें भी असर था। उसके भी बहुसंख्या को हम पाते हैं कि वो कांग्रेस की ओर या बीजेपी के विकल्प की ओर ही जाएगा। चूंकि विकल्प वहां कांग्रेस नजर आ रही है तो स्वाभाविक तौर पर वो भी वहां। तो ये सब मिलके करीब 54-55%, 55% के आसपास सामाजिक समूह हो जाता है जिसका झुकाव कांग्रेस की ओर है। इसके बाद जो समाज वहां बचते हैं उसमें पंजाबी खत्री है, ईओबीसी है, सवर्ण हिंदू है, और ये सब जो अन्य बचे हैं, गुर्जर और यादव हैं, ये सब मिलके करीब 44-45% का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सोशल ग्रुप। तो इस तरह से भी हम देखते हैं कि कांग्रेस थोड़ी सी एडवांटेज पोजीशन में वहां है। अब ये है कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के हिस्सों में से कितना कितना अपने लिए बचाते हैं, इस पर चुनाव होगा। अभी जो स्थिति आई है उसमें बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद बहुत सारी जगहों से विरोध की खबरें आई। बहुत सारे उनके नेताओं ने उनको छोड़ दिया है या वीडियो बना बना के आलोचना कर रहे हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं की शिकायतें आई हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जेजेपी वगैरह के लोगों को जो हालिया उनके यहाँ आए थे उनको टिकट दिए। कांग्रेस में भी छोटी लिस्ट आई है 31 लोगों की, लेकिन विरोध के स्वर उस तरह से सामने नहीं आए। हालांकि इसकी वजह यह भी हो सकती है इसमें ज्यादातर उन विधायकों के नाम है जिनको रिपीट किया गया है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी कांग्रेस में उस तरह से विरोध के स्वर नहीं आए हैं। और कांग्रेस में कल विनेश फोगाट, जो इस समय किसान समाज में बहुत लोकप्रिय है और वैसे भी नौजवानों में भी बहुत लोकप्रिय है, खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं, उनकी कंट्रोवर्सी को भी जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और उनके सहयोगी बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। विनेश फोगाट को तो टिकट भी दे दिया गया है और बजरंग पूनिया को वो एक पदाधिकारी, मतलब उनका किसान संगठन में एक बड़ा पदाधिकारी बना दिया गया। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर परिस्थिति है। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अगर होता है तो उसके लिए। अब आम आदमी पार्टी और उसके गठबंधन की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद अपने को विकसित करने के बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने गोवा में बहुत ताकत लगाई थी, वहां एक एमएलए शायद उनका जीता भी था। और वहां उन्होंने गुजरात में बहुत ताकत लगाई थी, वहां 4 या 5 एमएलए उनके जीते थे। लेकिन कहीं भी वो वैसी सफलता नहीं हासिल कर सके
जैसे पंजाब दिल्ली में उनके पास है जी, या पंजाब में उन्होंने हासिल की। वो चीज उनके लिए संभव नहीं हुई है, लेकिन वो कई जगह प्रयास कर रहे हैं, हरियाणा भी उसमें से एक है। अब अगर अलायंस होता है तो कांग्रेस मुझे नहीं लगता 4-5 सीट से ज्यादा कंसीड करेगी, क्योंकि बड़ा दबाव है और बड़ा समर्थन इस समय उसके पास है, और आप चाहेगी कि उसको ज्यादा सीटें मिले। ये टिकलिश जो संख्या मेरे सामने आ रही है वो करीब यही 7-8 सीटों पे से कम पे आम आदमी पार्टी नहीं मानना चाहती, और हुडा साहब जो है पर्टिकुलरली वो 3-4 सीटों से ज्यादा कंसीड नहीं करना चाहते। फिर उन सीटों का भी सवाल है कि कौन सी सीटें दी जाए, क्योंकि कांग्रेस बहुत सारी सीटों को अपने लिए मजबूत इस चुनाव में पा रही है। तो वो ये दो इशू है जो अगर हल कर सके वो लोग तो अलायंस हो जाएगा, नहीं कर सके तो मुश्किल होगी। अभी की परिस्थिति यही है। शीतल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल क्या है कि कांग्रेस एक बात तो स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी उसके सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट उस तरीके से काटा नहीं जाएगा। विनेश फोगाट को भी देखिए, जुलाना से टिकट मिला तो वहां जेजेपी के विधायक थे, तो वहां किसी के टिकट काटने की नौबत नहीं आई। आम आदमी पार्टी के साथ ये हो रहा है कि जिन जिन सीटों पर वो मांग रही है, उनमें से सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जबकि हुड्डा साहब अभी नहीं चाह रहे हैं कि गठबंधन हो, उसका वो विरोध कर रहे थे, राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के कहने की वजह से कि एक साथ रहे, समाजवादी पार्टी को भी एक सीट देने की बात उठी थी और आम आदमी पार्टी को भी। अगर किसी वजह से वहां कांग्रेस बिल्कुल अकेले जाती है और आम आदमी पार्टी भी काफी सारी सीटों पर चुनाव लड़ लेती है, या कहें 90 सीट पर चुनाव लड़ लेती है, तो क्या ये कांग्रेस को नुकसान करेगी, या दूसरे शब्दों में कहें बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा? नहीं, मेरा आकलन तो यह है कि ऐसा होने पर कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे ये भी पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी की अपनी रियल सामर्थ्य क्या है। एक फ्रेंडली फाइट हो जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है भविष्य के गठबंधन के लिए, क्योंकि ये गठबंधन, राहुल गांधी एक बड़े स्पेक्ट्रम पे चीजों को देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो राय दी है। लेकिन लोकल स्पेक्ट्रम पे देखने पे हमें हुडा का तर्क मजबूत लगता है। चुनाव की जिस तरह से धारा है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा 3% वोट भी प्राप्त कर पाना, या किसी के लिए जो भी तीसरे चौथे ग्रुप्स आए हैं, चौटाला फैमिली के ग्रुप्स, या इनके लिए, इनमें से किसी को 5% का टच करना भी असंभव होगा। और ये जो भी होगा, ये ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कांग्रेस के वोटों में से ले जाएंगे, वो बीजेपी के भी वोट होंगे, कांग्रेस के भी वोट होंगे, क्योंकि प्रत्याशी की अपनी सामर्थ्य में थोड़ा बहुत दलीय सामर्थ्य जोड़ पाएगी। इस बार चुनाव कुछ इस तरह का हो गया है, और आमने सामने का चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, हर सीट पर 90 पे। और जिसको टिकट मिलेगा, जो भी गतिरोध होंगे कुछ दिन के होंगे, ऐसी सीटें गिनना मुश्किल हो जाएगा जिनमें निर्दलीय या इस तरह के लोग जीत पाए। मतलब मुझे नहीं लगता कि 5 सीटों से ज्यादा पूरे प्रदेश में ऐसी सीटें होंगी जहां हम किसी दूसरे के लिए कोई संभावना देख सके। लगभग हर सीट पर आमने सामने की लड़ाई है, और बड़ी कड़ी लड़ाई है, और बीजेपी भी पूरा जोर लगाएगी। तो लोकसभा में लगभग वो लोग बराबर थे, 1.5% का फर्क है, और 44 सीटों पे वो थे, 46 पे ये है। तो आंकड़े सब ऐसे तथ्य देते हैं जिसमें कांटे की लड़ाई की संभावना है। लेकिन चूंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में फर्क हो जाता है, और जो लीडर इस समय कांग्रेस के पास है हुडा साहब के रूप में, उसकी जो स्वीकार्यता है वो बीजेपी में हाल में मुख्यमंत्री बनाए गए सैनी साहब की, नायब सैनी साहब की जमीन पे नहीं मिली। खट्टर साहब के खिलाफ वातावरण है, इसलिए उनको बदला भी गया था। ये हमें उन इलाकों में भी पता लगा जिन इलाकों में बीजेपी के लिए समर्थन है, यानी गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे क्षेत्र, जहां से 15 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, लेकिन खट्टर साहब को लेकर वहां भी आलोचना है। तो नायब सैनी को अभी नया नया काम मिला है, इसलिए उनके बारे में आलोचना तो उस तरह से पैदा नहीं हुई है, लेकिन कोई समर्थन भी पैदा नहीं हुआ। जबकि हुडा साहब सभी जगह जाने जाने वाले नेता है, बड़े नेता हैं। इस समय उनकी उनकी समुदाय में बहुत बड़ी स्वीकृति हो गई है, और जो कांग्रेस का समर्थन पैदा हुआ है इस देश में लोकसभा चुनाव के बाद से भी, राहुल गांधी के लगातार हस्तक्षेप से, एलओपी होने के बाद, और जैसे सरकार ने बहुत चीजों पर अपने को बैक फुट पे अपने को वापस किया है बहुत सारे फैसलों में, उस सब से कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज वहां पैदा हो।
नायब साहब की बात की आपने, मुख्यमंत्री हैं, न सिर्फ उनको नया काम दिया गया है, बल्कि आप देखें उनको सीट भी नई मिल गई है, जहाँ से वो लड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो जाट बाहुल्य सीट है। और ऐसा हमने पीछे भी देखा है उत्तराखंड में कि मुख्यमंत्री अपना चुनाव स्वयं हार गए हैं। हालाँकि चूँकि उनकी पार्टी आ गई इसलिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन गए। लेकिन अगर हरियाणा में ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि ये पसंदीदा सीट नहीं है, वो करनाल से चुनाव लड़ना चाह रहे थे नायब सिंह। आपको क्या लगता है कि उनके वहाँ समर्थन में कमजोरी आएगी? अभी मैं उस क्षेत्र में गया नहीं हूँ, लेकिन जो अनुमान आप लगा रहे हैं, ऐसे अनुमान लग सकते हैं जैसा माहौल है हरियाणा का। बिल्कुल ऐसी कुछ चीजें भी घट सकती हैं इस चुनाव में। क्या-क्या घटेगी देखते हैं, और कहाँ-कहाँ किस-किस सीट पर घटेगी। शीतल जी, एक सवाल आपसे और, अंतिम सवाल। आपने बात की पहलवानों की, किसानों के अलावा पहलवानों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा था और दोनों पहलवान हमारे शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, और जैसी उम्मीद की जा रही थी जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं और वो किसान की जो सबसे बड़ा सेल है उसके चेयरमैन हो गए हैं वर्किंग। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह का एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये 2 साल पहले उनके खिलाफ साजिश की गई थी, कांग्रेस ने एक पटकथा लिखी थी और ये सब उसी पटकथा के पात्र हैं। तो आप देखिए कि कैसे-कैसे कांग्रेस एक राजनीतिक साजिश के तहत इन लोगों को अपने साथ ले आई है। कितना दम लगता है आपको इस बयान में? ब्रजभूषण शरण सिंह इसके अलावा और क्या बयान देते? उनकी परिस्थिति में आप किसी को भी रख के देखिए, तो वो यही कहता जो उन्होंने कहा है। चूंकि उनका मामला एक क्रिमिनल केस है और उसमें चार्जशीट हो गया है, ट्रायल चल रहा है, इसलिए ये एक भूमिका बनाने का काम, वो एक राजनीतिक व्यक्ति है। ठीक है, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है और इस बार वो बहुत निशाने पे आए हैं, लेकिन वो क्रिमिनल मैटर अलग है और ये राजनीतिक बयान अलग है। राजनीतिक बयान राजनीतिक स्कोर करने के लिए किया जाता है, वो जाहिर है यही बयान वो देते, और ठीक है, उनके बयान को आप तस्दीक करने के लिए कुछ तथ्य हैं, लेकिन दूसरा पक्ष उसका काउंटर प्रस्तुत कर सकता है। तो ये तो बयान आते रहेंगे, चुनाव जब होता है तो बयान आते ही हैं, और चूंकि वो संबंधित पार्टी है तो उनका बयान इस तरह का अपेक्षित था। आपने शीतल जी हरियाणा देखा इस बार, आपने देश के बाकी जगहों का भी चुनाव लोकसभा में बहुत डीप जाके कवर किया था। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे आपका जो आकलन था वो बहुत सही साबित हुआ था बीजेपी को लेकर, सीटों को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक पंचायत चुनाव से लेकर छोटे-छोटे चुनाव में, छोटे प्रदेशों के चुनाव में पूरी तरीके से उतर जाती थी, क्या वजह लग रहा है कि इस बार हरियाणा के चुनाव में बिल्कुल एक चुप्पी सी है? आप बहुत सही बात कर रहे हो, बहुत जरूरी सवाल था ये। मुख्यमंत्री सॉरी हमारे प्रधानमंत्री जी तो जिन राज्यों में चुनाव होते थे वहां चुनाव की घोषणा से पहले ही तमाम घोषणाएं लेके दर्जनों मीटिंग करते हर जगह पहुंच जाते थे। दिल्ली जैसे म्यूनिसिपल कारपोरेशन टाइप चुनावों में भी हम उनकी सभाएं और वो सब देखते रहे हैं। हरियाणा में उनका अब तक अनुपस्थित रहना लोगों को चकित कर रहा है। और तो और एक मीटिंग रखी गई थी जो अमित शाह जी की थी, और जींद में, या कहा शायद जींद में, और वो कैंसिल इस सेंस में हुई कि अमित शाह जी नहीं पहुंचे, वहां खट्टर साहब भी नहीं पहुंचे। तो कुल मिला के जो नेतृत्व है इस समय बीजेपी का, उसमें कुछ हताशा आई है, गंभीर हताशा आई है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से। और ये कुछ जिन चीजों पे आपने इशारा किया और जिसका मैं जवाब दे रहा हूं, ये उन चीजों की पुष्टि करती है कि उनमें जैसा आरोप राहुल गांधी लगाते हैं कि हमने इनका, वो तो दूसरी भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको अगर सरल में समझा जाए कि हमने इनका हौसला तोड़ दिया है इस चुनाव से। ऐसा लगता है कि इनका हौसला टूट गया है। अब देखते हैं इन चुनाव के नतीजे आने के बाद वो क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि ये चुनाव तो उनकी जो भी उनकी रणनीति हो, ये उनके लिए कठिन साबित होने जा रहे हैं। जो फिलहाल के 4 विधानसभा चुनाव है, जिसमें से 2 के चुनाव इस समय हो रहे हैं, ये दोनों में वो कठिन विकेट पे है। और सिर्फ 2 ही नहीं, हरियाणा का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। महाराष्ट्र को संदेश जाएगा, आने वाले समय में झारखंड में है, चुनाव जी। वहाँ जाएगा। इतना ही नहीं, अगले साल बिहार में चुनाव है, दिल्ली का फिर चुनाव होगा, लगातार चुनाव अभी होते रहेंगे
और हरियाणा मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश देने वाला है। चलते चलते शीतल जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि आपने जो यात्राएं की हरियाणा की, आज के डेट में अगर पूछा जाए बहुत ऑब्जेक्टिवली कि क्या लग रहा है 90 में से कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें कांग्रेस, तो आपका आज का अनुमान क्या है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत बुरा करने पर भी 50 सीटें मिल जाएंगी, बहुत बुरा करने पर। लेकिन कांग्रेस अगर अच्छा करती है तो उस संख्या का फिर अनुमान मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बुरा करने पर कांग्रेस को, यानी कुछ ना करे तो 50 सीटें, यानी कि आगे तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर कांग्रेस इन दिस असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। शीतल जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।